हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास सिक्स के ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एरोप्लेन को क्यों एक स्पेसिफिक जगह पे चलाया जाता है और इसके साथ ही कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, इन सारे की जानकारी आप इस चैप्टर से लीजिएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 81% जो लोग हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को देखते हैं और बाकी के लोग सब्सक्राइब करके चैनल को देखते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल को आप देखते हैं, इसके वीडियोस को देखते हैं तो। बाकी फिर से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्टिंग करने जरूरत होती है क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन के साथ साथ हमारे इनकम का भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन करके आएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो। बाकी चलते हैं अपने पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल के बारे में। तो अगर आप इस तरीके से पृथ्वी को लेते हैं तो इस पृथ्वी पर देखिएगा कि यहाँ एक बहुत ही इसकी अलग रचना है। यहीं पे ये एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, जहां पे अगर आप देखिएगा तो जीवन संभव है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वहां पे आपको जीवन संभव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर बात करें हम लोग कि वो कौन सी चीजें हैं जो पृथ्वी पर है जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पे सरवाइव कर पा रहे हैं, तो वो हमारे जो है वो भूमि है, जल है और हवा है। इसके बिना अगर आप देखिएगा तो जीवन संभव है ही नहीं। और इसी कारण ये तीनों चीज अवेलेबल होने के कारण हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव है, जिसके कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाता है भूमि, जल एवं हवा की उपस्थिति के कारण। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक बातें सारे लोग जानते हैं। थोड़ा सा टर्म के ऊपर आते हैं। जब एग्जाम में आप यूपीएससी का जब एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर यूपीएससी से ऊपर किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपसे ना केवल टर्म पूछा जाता है, आपसे ना स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे। तो इस स्टेटमेंट को आप तभी क्लियर कर पाइएगा ना जब आप बेसिक चीजें को पढ़ करके उसको याद कर चुके होंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ही मैं एनसीईआरटी का क्लास 3 बजे स्टार्ट होता है, आप आराम से पेन पेपर उठाइए और एक छोटा सा रफ नोटबुक तैयार कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करना है। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, मैं एक चैप्टर को मुश्किल से 15 मिनट में आपके लिए निपटा के दे देता हूँ। पूरे बेसिक बातें इसमें मैंने आपको बोल देना है और आपके लिए नोट जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ से नोट बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो चीज भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का जो ठोस वाला भाग होता है, अब पृथ्वी पे जरूरी तो नहीं है कि ये हमारे पृथ्वी है इस पे पूरा भाग ही ठोस ठोस है, ऐसा तो है नहीं। कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पे जो है वो जल है। तो जल होने के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो पूरा पोर्शन है वो ठोस ही है, नहीं है। तो जितने भाग ठोस होते हैं उस भाग को हम लोग भूमंडल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। अब ये जो ठोस भाग होते हैं ना, इसके साथ साथ जो भी जल वाले एरिया है, सारे पार्ट, अगर पूरे पृथ्वी के पार्ट को हम लोग देखें तो ये गैस की एक परत से चारों ओर से घिरी हुई है। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इस तरीके से गैस की परत से घिरी हुई है, जिसमें आप ग्रीन हाउसेस इफेक्ट के बारे में जान सकते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति के बारे में जान सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बारे में जान सकते हैं। ये सारी बातें होती है। नाइट्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, आर्गन अवेलेबल, ये सारे चीज हैं। तो ये एक जो लेयर तैयार करता है अपना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी गैसें हैं। और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, ये जो हमारा पृथ्वी है, इसका बहुत बड़ा एक भाग जो है ये जल से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। और इसी वाले भाग को हम लोग जल मंडल बोलते हैं, इसी वाले भाग को हम लोग जल मंडल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जल मंडल में जब आपसे पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति जल मंडल के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, या जल मंडल से सम्मिलित नहीं होती है, तो इसमें कभी कभी आपके दिमाग को चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आपको बर्फ दे देगा, जलवाष्प दे देगा, लेकिन आपको
एक चीज क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी की बुक को ही बेसिक मान करके किसी भी क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो अगर हम लोग जल मंडल की बात करेंगे तो जल मंडल में उस सारे पोर्शन को लेकर के आएंगे, चाहे वो बर्फ हो, जल हो या फिर जलवाष्प हो, ये सारे हमारे जल मंडल में ही सम्मिलित होते हैं और ये सारे जल के ही पार्ट होते हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बाकी अगर हम लोग भूमंडल की बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म आपको दिए गए हुए हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं तो आपको एक चीज तो जरूर पता होगा और एक बुक आप जरूर पढ़ते होंगे, क्योंकि जो बच्चे एक्चुअली में बिहार से होते हैं या फिर कुछ ऐसे जगह से होते हैं जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है 10th तक के लिए, तो वहाँ के बच्चों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन करके आता है। तो वो जब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई करना तो वर्ड पावर मेड इजी जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक रूट वर्ड की बात कही जाती है। जो भी आपको वर्ड सिखाए जाते हैं वो रूट वर्ड के थ्रू सिखाए जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के रूट वर्ड आपको दिए गए हुए हैं, जिसमें लिथिस का अर्थ होता है पत्थल, एटमस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडस का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जमीन। अगर इन आप रूट वर्ड को याद करते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो अगर आपको लिथियस याद होगा ना तो आप एक चीज तो कवर कर पाएगा कि लिथियस अगर है तो पत्थल है, एटमास है तो ये वाष्प की बात है, ह्यूडर है तो ये जल की बात है और बायोस है तो जीवन की बात है। तो इस रूट को आप रिलेट करके एक दो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं अगर कभी भाषा पूछ लेता है ज्योग्राफी का तब। यहां तक क्लियर है। अब जरा सा हम लोग आते हैं भूमंडल के ऊपर। भूमंडल क्या कहता है? तो पृथ्वी का जो भी ठोस भाग होता है उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बनी हुई होती है। अब अगर ये पृथ्वी है तो इसका जो भूप्रपट्टी होगा ना, अगर ये भूप्रपट्टी हम इसको मानते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होगा यह तो मिट्टी से बना होगा या कभी कभी ये पहाड़ से बन करके आया होगा, चट्टान से। ठीक है, ये चट्टान से। अब यहाँ पर यह चीज क्लियर हो चुका है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यही रीजन है, ये जो अगर आप रीजन देखिएगा तो इसके कारण क्या होता है कि भूप्रपट्टी पे आपको जो है वो मिट्टी अवेलेबल है। मिट्टी पे आप क्या करते हैं कि किसी पौधे को उगाते हैं। मिट्टी पे पौधे उगाने के साथ साथ आप क्या करते हैं कि ये जो चट्टान है यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, प्राकृतिक चीजें मिल जाती है जीवन सरवाइव करने के लिए। तो इस कारण से क्या होता है कि जीवों को पोषक तत्वों के साथ साथ बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। इसके कारण भूप्रपट्टी पे जीवन संभव है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो पृथ्वी के सतह को दो भागों में बांट दिया गया हुआ है। पहले भाग को हम लोग महाद्वीप बोलते हैं और दूसरे भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो बड़े स्थलीय भाग जो होते हैं उनको महाद्वीप के नाम से जानते हैं हम लोग और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये चीज क्लियर है। अब अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि महाद्वीप किसको कहा जाता है या फिर महासागरीय बेसिन किसको कहा जाता है तो आप इसको पुट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेंस लिख रहे होते हैं तो आप मेंस में जो है इस तरीके के वर्ड को आप यूज करके अपने आंसर को जो है ना वो जितना आसान बनाइएगा, क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर जो होंगे वो आपको नंबर भी उतना ही ज्यादा देंगे। इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड आप आंसर लिखा कीजिए, बहुत हेल्प होगा आपको। चलते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे आपको कुछ मैप दे दिए गए। ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपके पास वर्ल्ड मैप नहीं होता है या फिर महाद्वीप और महासागर के चित्र नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो एनसीईआरटी के बुक में आपको इस तरीके से दे दिए गए हुए हैं ये आपका बहुत क्लियर कर देता है ये चीज आपका। तो इसलिए जो है ना सो आप आसानी से इस तरीके के जो है आपके नोट्स इसको यहाँ तक अगर हम लोग देख रहे हैं इसको तो एक चीज तो क्लियर कर दिया ये हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने जो बेसिक मैप देखे हैं इस मैप से जो है हम लोगों का काम यहाँ से बन जाता है महाद्वीप और महासागर को छांटने का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मैप पे आसानी से कि ये क्या बताना चाहता है हमको। बाकी अगर हम लोग पूरा और चीज के ऊपर जरा सा आएंगे तो विश्व की सबसे ऊंची अगर शिखर की बात करें जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो जाती है। अब 8,848 मीटर की ऊंचाई पर अगर ये हमारे अगर
तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ये 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और विश्व का सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। तो सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लोगों ने देखा कि 8,848 मीटर है। और विश्व के सबसे जो गहरा जो गर्त है, जो मैरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर की है। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो आता है इस पूरे चैप्टर में देखने को, वो कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे जो शेरपा जो थे ना, 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ तक क्लियर है। और जापान के जो है ना, जूको ताबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा था। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थे जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो वन लाइनर क्वेश्चन जब आपके कभी आएंगे तो इस तरीके से आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा और नोटबुक जैसे नोट डाउन करते चलते हैं उससे करते चलिए। अब आते हैं जरा सा हम लोग महाद्वीप के ऊपर। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। क्लियर है यहाँ तक? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इसको एकदम नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के साथ साथ इसको याद कर लीजिए कि हम जब भी अगर महाद्वीप की बात आए तो सीधे महाद्वीप और महासागर में प्रॉब्लम नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सीधा क्लियर करते हुए चल रहा है कि पृथ्वी पे जो है ना वो 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप का नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ये आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दिया गया है इस मैप में। देखिए, अगर इस मैप को आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और अगर आप देखिए तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ है। ये सातों की बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक एक जो है ना वो महादेश की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एक हम लोग महाद्वीप की बात करते हैं। तो एक एक महाद्वीप के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो एशिया के ऊपर सबसे पहले आएंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो पृथ्वी पर है उसका नाम है एशिया, विश्व का। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। अगर पृथ्वी पर है, पृथ्वी अगर पूरे मानते हैं तो 1/3 पे जो है वो एशिया महाद्वीप है। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप को अलग करता है। ठीक है ना, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये यूरोप से सटा हुआ पोर्शन है। और ये जो है वो महाद्वीप के कारण, क्या नाम है इसका, यूराल पर्वत जो है, इस पर्वत के कारण यूरोप से ये अलग होता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यूरेशिया एक संयुक्त भाषा है जिसको यूरोप और एशिया के नाम से जाना जाता है, मिला करके बनाया गया यूरेशिया। अब अगर हम लोग आए तो यूरोप की बात करते हैं तो ये एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप की बात करें तो ये एशिया से बहुत छोटा है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। यहीं तक हमें जानना है इसके बारे में। अफ्रीका से वीवीआई क्वेश्चन तैयार होकर के आते हैं जो वन लाइनर होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। मतलब कि अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें महाद्वीप की तो यहाँ से क्या होता है कि 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यहीं से होकर के गुजरती है। और इस महाद्वीप की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यहाँ से होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो जब भी अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो उसका राइट आंसर आप दीजिएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। तो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यहाँ की तापमान बहुत ज्यादा होती है और लोग यहाँ पे सरवाइव करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम नील नदी है अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। तो इस कारण से अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका से 2-3 क्वेश्चन आपके ऑनलाइनर बन गए।
बाकी अगर हम लोग उत्तर अमेरिका के ऊपर आते हैं तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं हम लोग। अब जल संधि किसको कहा जाता है, तो एक चीज आप देख लीजिए यहाँ पे जल संधि के बारे में। अगर ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, तो ये पनामा जल संधि के साथ अलग होता है एक दूसरे से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? स्थल संकट से जुड़ा हुआ है ये, मतलब कि इस जो जल संधि का नाम है ये पनामा जल संधि है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर जरा सा हम लोग आए, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका है तो ये इस वाला पोर्शन जो होगा ये वाला ये दक्षिणी पार्ट में ही होगा। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। लास्ट में आ जाएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब अगर हम लोग देखेंगे इस जल संधि के बारे में, तो यहाँ जल संधि श्रीलंका के बारे में भी है। यहाँ पे जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है वो पाक जल संधि है, ठीक है, वो पाक जल संधि है। तो ये पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलाशयों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से अलग करती है। इसको हम लोग जल संधि बोलते हैं, ठीक है ना। यह चीज भी क्लियर करते हुए चलिएगा। और इसका नाम पाक जल संधि है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एकदम बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में है ये। और ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो एग्जाम में जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वीपीय महाद्वीप किसको बोला जाता है, तो आप इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया दे दीजिएगा। आर्कटिका की बात करते हैं, अटलांटिका की, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ध्रुव पर यह महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फों से ढका हुआ रहता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है पृथ्वी का, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे कभी नहीं पड़ता है। इस कारण से यहाँ पे मोटी चादर बनी हुई रहती है। और इस जगह पे बहुत सारे शोध स्थान है। और यहाँ पे जो भारत के शोध स्थान है उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पे जल की कमी तो नहीं है। और आने वाले समय में आपने एक चीज देखा है कि पृथ्वी पर अगर कभी प्रलय होगा तो वो पानी के कारण होगा, पानी के बिना नहीं होगा। लेकिन अगर थर्ड वार होगा तो वो पानी के लिए होगा। एक चीज तो क्लियर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर होगा तो पानी के लिए होगा, और पृथ्वी पे अगर कभी प्रलय होगा तो पानी से होगा, है ना। दो वर्ड आपको यहाँ पे मिला। तो क्यों पानी से प्रलय होगा इसकी बात आप कीजिए, क्योंकि दक्षिणी जो आपके गोलार्ध होते हैं, यहाँ जो बर्फ बने हैं ना, ये हमारे प्रकृति को जो है वो बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो नेचर जब गर्म होगा तो ये बर्फ पिघलेंगे और बर्फ पिघल करके ये पीने लायक पानी नहीं होते हैं, जो लवण भरे होते हैं। 25% महासागर का जो पानी होता है 97.5% होता है और पूरे तरीके से लवण से भरा हुआ था, ये पीने लायक नहीं होता है। ये पानी वहीं से पिघल करके आते हैं, या तो पहाड़ों से पिघल करके आएंगे और ये समुद्र में जाकर के मिलते हैं। तो इस तरीके के पानी हम कभी पी नहीं सकते हैं। और इस पानी की जो मात्रा है वो लगातार जब बढ़ेगी गर्मी के कारण बर्फ पिघलने से, तो ये प्रलय का कारण बन करके आएगी। ये चीज क्लियर है आपका। अब अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जो होता है ना वो पानी से ढका हुआ होता है। क्लियर है यहाँ तक? और 29% भाग जो है ना, प्रतिशत भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। केवल 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है, जिसमें महाद्वीप की बात आ जाती है। और जहाँ 71% जो आपके पोर्शन है, यहाँ पे महासागरीय बेसिन वगैरह की बात आती है, इसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और इतना अधिक खारा होता है कि इस पानी को हम लोग कभी पी नहीं सकते हैं। इतना बात तो क्लियर है। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो कुछ खाका आपको बना करके यहाँ पे दिया गया हुआ है। इस खाके से आपको क्या निकालने के लिए दिया गया कि आप बड़े और छोटे महाद्वीपों की गणना कैसे कीजिएगा, यहाँ से देखना है आपको। बाकी एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर अगर आप देखिएगा तो ये उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद तब आता है आपका यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से यहाँ तक क्लियर है आपके बात।
बाकी अगर हम लोग बात के ऊपर आएंगे तो ये जो पार्ट हैं जो लवण भरे होते हैं, या ये हमारे पीने के लायक पानी तो होते नहीं है, और इसी की मात्रा बढ़ रही होती है। इस कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो जल का बहुत कम भाग अलवण के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम लोगों को पानी की कमी होती है। आगे अगर हम लोग आएंगे महासागर के ऊपर, तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से अगर ये नहीं मिले होंगे तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इनसे सटे हुए जो देश होंगे ना, इनको पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनमें तरंगे आती है, ज्वार भाटा आती है, बहुत तरीके की बातें होती है जो इनको बर्बाद कर देगी। इसलिए एक दूसरे से मिले होने के कारण ये बैलेंस्ड में रहते हैं, ये अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब अगर हम लोग आएंगे थोड़ा सा इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक चीज और आता है कि महासागर की जो जल होती है वो हमेशा गतिशील होती है, मतलब कि ये चल रही होती है। तो इसके कारण यहाँ पे तरंगे आती है, ज्वार भाटा आती है, और महासागरीय धाराएं बार बार आती है। तो इस कारण से बड़े और छोटे आकार के क्रम से 5 महासागर को प्रमुख रूप से यहाँ पे गिना जाता है, जिसमें पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। ये आपके जो है वो आपके 5 महासागर हैं, जिनके बारे में हम अब देखेंगे यहाँ पर, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसके कॉर्नर पे जो है ना बहुत सारे जो है वो ज्वालामुखी जो है होते हैं, ज्वालामुखी हैं, और यहाँ पे विस्फोट होती है, इसलिए इसको जो है ना ज्वालामुखी सागर भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो मैरियाना गर्त हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार की एकदम बिल्कुल गोल है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर पे स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अटलांटिक महासागर विश्व का, अगर हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, तो अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। तो अटलांटिक महासागर एस अक्षर के समान है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। बाकी इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से आकर के जो ये मिलती है। अब अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है हिंद महासागर। ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर है, यानी भारत के नाम पर पड़ा हुआ है, और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर के जो आकार है वो इस तरीके से है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, तो उसका राइट आंसर हिंद महासागर होगा। दूसरा कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, तो वो हिंद महासागर का है। अगर और इसके ऊपर देखेंगे तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम लोग देखेंगे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये आप मैप से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैप आपको यहाँ दिया गया हुआ है उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है, और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। मतलब उत्तरी ध्रुव की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ तक फैला हुआ है, इस पोर्शन तक। आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो ये क्लियर कर लेता है आपका। अब अगर देखें तो प्रशांत महासागर के से छल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अब ये जो जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर से एक छल्ले वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। थोड़े से ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो हम लोगों ने महासागर महाद्वीप को देखा। अब हम लोगों को वायुमंडल देखना है। तो वायुमंडल देखने से पहले, सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोगों को 2-3 चीज पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहला पोर्शन क्षोभ मंडल का आता है, फिर दूसरा समताप मंडल का आता है, तीसरा मध्य मंडल का आता है, चौथा आयन मंडल का आता है, और पांचवा जो होता है वो बहिर्मंडल का आता है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें सारे मौसम की घटनाएं, वायुयान का उड़ना, आपके रेडियो तरंग का प्रवर्तित होकर के नीचे आना,
इसके साथ साथ जो मौसम की घटनाएं नहीं होना, ये सारे वायुमंडल के जो पोर्शन होते हैं उसी में क्लियर हो जाते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। बाकी अगर वायुमंडल के ऊपर हम लोग आएंगे तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक पतली परत होती है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा। बाकी इसके बाद वायुमंडल के 1600 मीटर की ऊंचाई, वायुमंडल जो है वो 1600 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब यहाँ से अगर ऊपर की बात करें हम लोग तो पूरा 1600 मीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। अब इसके घटक तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया हुआ है। इसको तापमान जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ जाने पे कम हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती है, इस सारे बेसिस के आधार पे इनको 5 भाग में बांट दिया गया हुआ है, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के रूप में जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात। अब अगर हम लोग आएंगे तो वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायुमंडल जो होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। और अगर इसके बाद देखें, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है, और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और दूसरी जो भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है बस। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो नेचर को बैलेंस करने के लिए की गई हुई है, जब जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ जो ग्लेशियर है ये पिघल करके पानी के रूप में यहाँ आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं बाढ़ का, साथ में कारण बनते हैं बहुत सारे नेचुरल अनबैलेंस का। एक चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अगर इसके ऊपर हम लोग आएंगे, जरा सा डिस्कस करेंगे, तो ऊपर की ओर जाने पर तापमान जो है वो घटता जाता है। जैसे ही हम वायुमंडल में जो अपना क्षोभ मंडल है यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो वायुमंडल तापमान जो है वो नीचे की ओर घटता जाएगा। ऊपर की ओर जाते जाएंगे, यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ ये जो है वो 1 डिग्री घटेगा, 29 डिग्री होगा। फिर 65 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर ये 28 डिग्री होगा। फिर 65 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो ये 27 डिग्री होगा। इस तरीके से कुछ क्षेत्रों में कम। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट ऊपर, तो कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वायु गतिशील को पवन कहा जाता है। अब अगर देखिएगा आप, तो वायु की एक खासियत क्या होती है कि जैसे ही वायु गर्म होती है ये ऊपर जाती है, और ठंडी वायु यहाँ पर आती है, और इसको हम लोग समीर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग पवन के नाम से भी जानते हैं। और ये हवा चलने का रीजन होता है यही, गर्म हवा ऊपर जाके बादल बनती है और किसी ऊंचे चीज से टकरा करके वर्षा करा देती है। ये वर्षा का सिंपल लॉजिक है। अगर जलमंडल की बात हम लोग करेंगे, तो जलमंडल स्थल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। तो जीव मंडल की हम लोग बात करेंगे अगर, तो जीव मंडल जो है वो स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। और वह भाग जहाँ जीवन मौजूद होता है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है, उसे हम लोग जीव मंडल बोलते हैं। जलमंडल मैंने मिस्टेक से बोला था। जीव मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी का एक पार्ट होगा अगर दक्षिणी भाग, जहाँ पे बर्फ की मोटी मोटी परत होंगी, यहाँ पे आप देखिएगा तो जीवन संभव नहीं हो पाता है, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन अगर इस पोर्शन की आप बात करेंगे, पूर्वी या फिर पश्चिमी या फिर इधर की, इस सब जगहों पर जीवन संभव है। और जीवन संभव इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, यहाँ की जो प्राकृतिक बनावट है वो जीवों के लिए कैपेबल है, वो यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है, उसको हम लोग जीव मंडल के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और ये सारे जो जगह होंगे, चाहे वो भूमध्य रेखा का हो, मकर रेखा का हो या कर्क रेखा का हो, इन सारे जगहों पर अगर आप देखिएगा तो जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रीचर पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारी तक होते हैं। तो इन्हीं वाले पोर्शन को पूरे पृथ्वी पर जिस जिस जगह पे जीवन संभव हो पाता है उसको हम लोग जीवन मंडल बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। ये चीज क्लियर है, बेसिक बायोलॉजी के चैप्टर हैं ये, और इसको आप ज्यादा डीपली उसी में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा डीपली जाना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक मुख्य घटक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है इसमें, तो भूमंडलीय तापमान बहुत बढ़ जाता है, और भूमंडलीय वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन अननेचुरल हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। वायुमंडल जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेगी, स्किन कैंसर होगा आपको, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो बेसिक बातें थी जिसको हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे चैप्टर 5 के, उसको हम लोगों ने कवर किया, जो पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल थी। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरे वीडियोस पर 80% 81% लोग बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और ये हमारे इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा कारण बन करके आएगा। ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।